अच्छा जी, हम ऊप 2 के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज, उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो होगी जावा। जावा पे मैं डिटेल में नहीं जाता, डिटेल्स आप खुद जाके नेट पे सर्च करें, लेकिन बेसिकली इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि ये एक टीम थी जिन्होंने जिसमें एक डेवलपर था, सन माइक्रोसिस्टम का प्रोजेक्ट चल रहा था, जेम्स गॉसलिन। इन्होंने C++ को यूज़ करते हुए ये लैंग्वेज बनाई, और डिटेल्स मैंने इसलिए आपको कहा आप जाके नेट पे देख लें, स्टोरी है इसकी कि ये क्यों इन्होंने बनाई, क्या ज़रूरत थी इनको। तो इनका अपना प्रोजेक्ट था जिसके अंदर इनको एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी कि असल में होता ये है कि C++ में अगर आपका ये कंप्यूटर है कोई भी, उसका ये हार्डवेयर है, ठीक है, और इसकी जब हार्डवेयर आपके पास आ जाता है तो जब भी आप कोई लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हैं तो पहली चीज़ आप उसमें क्या इंस्टॉल करते हैं? विंडोज़। तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना होता है। अब इसका अपना एक आर्किटेक्चर होगा जिसके ऊपर ये काम कर रहा होगा। आप इस तरह नहीं कर सकते कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे 32 या आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे 64 बिट की विंडोज़ चलाएं, ठीक है। तो ये दोनों बेस्ट ये होता है कि 64 बिट क्यों, ताकि प्रॉपरली ये आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। अब जब आप नेट से सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा होगा बाज़ के साथ लिखा होता है x86 और एक बाज़ के साथ लिखा होता है 64। उसकी वजह यह है कि ये दो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के लिए बने हुए हैं। तो सी के अंदर अगर आपने एक प्रोग्राम बना दिया 64 बिट का और आपने इसको इस पे एग्जीक्यूट करके आपने इस प्रोग्राम की एक्जी फाइल बनाई, एक्जी फाइल का तो पता है ना क्या होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई, तो ये मशीन इनकोडेड जो ये फाइल है ये डिपेंड करती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे और हार्डवेयर पे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मेरे पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसका आर्किटेक्चर जो था ये मिनी से डिफरेंट था या माइक्रो सिस्टम से डिफरेंट था, तो इसके ऊपर कंपाइल की हुई क्लास यहाँ पे नहीं बनती थी। और ये आर्किटेक्चर का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि 64 बिट के ऊपर आपके इंटीजर जो बनता है वो अलहदा बाइट्स का होता है, 32 बिट्स पे अलहदा होगा, 128 बिट का अलहदा होगा। तो ये आपस में आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो अब इसका तरीका क्या होता है कि अगर मैंने 64 बिट पे मैंने इस एक्जी को बनाया हुआ है और ये मेरा प्रोग्राम है, तो C++ के अगर डेवलपर को एक नए हार्डवेयर पे इसको चलाना होता था, मसलन ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब ये मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी बात करूँ कि आप समझें ये विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये भी विंडोज़ है, ठीक है, और ये 32 बिट का वो है। तो ये यहाँ पे इस प्रोग्राम को कॉपी करेगा, दोबारा से यहाँ पे कंपाइल करेगा ताकि वो एक्जी इसके हिसाब से बने। इसका मतलब ये है कि हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे तो डिपेंडेंट है, लेकिन अगर यहाँ पे विंडोज़ की जगह लाइनेक्स आ गई और ये भी 64 बिट है, फिर उसको लाके यहाँ दोबारा कंपाइल करना पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डिपेंड कर रहा है, हार्डवेयर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जावा एक ऐसी लैंग्वेज बनाई कि आप हार्डवेयर आपके पास आ गया, सॉफ्टवेयर आपके पास कोई भी है, मसलन अगर विंडोज़ का है तो आप विंडोज़ का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं जिसको हम बोलते हैं JVM, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। वो जब आप डाउनलोड करते हैं तो इसके नीचे चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी हार्डवेयर हो, अगर विंडोज़ है तो आपने विंडोज़ वाला इसके अंदर डाउनलोड कर दिया, अगर लिनक्स है तो लिनक्स वाला डाउनलोड कर लिया, मैक है तो मैक वाला कर लिया। इसके ऊपर जब आप प्रोग्राम बनाते हैं और उसको कंपाइल करते हैं तो वो कंपाइल होता है इसकी बेसिस पे, नॉट ऑन दीज बेसिस। जब आप दूसरे सिस्टम पे जाते हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिफरेंट है और उसने अपना जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल किया, मसलन ये लिनक्स है और आपने विंडोज़ में प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो जब आप लिनक्स के JVM पे आएंगे तो आप इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को डायरेक्ट आके यहाँ पे रन कर लेंगे, बस उसको दोबारा कंपाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने अगर एक विंडोज़ का प्रोग्राम बना लिया है जिसमें आप लेट सपोज यहाँ यूज़र का नाम लिखते हैं और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं डेटा को, इसको आपने विंडोज़ में बना लिया तो आप ये इसको उठा के कॉपी कर लें किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, वहाँ पे ये काम करेगा।
तो ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये इसकी एक ख़ास बात ये है। दूसरा ये कि इसके अंदर काम क्या क्या हो सकता है। इसके अंदर अगर जो हम जावा पढ़ेंगे उसके अंदर आप अपने कंप्यूटर पे आराम से एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं विंडोज़ बेस्ड, ठीक है, GUI बेस्ड। आप इसको इसके डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसी सिस्टम में डेटाबेस भी होगी, तो ये आपके पास इसको बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन जाएगी। एक मैंने प्रोजेक्ट किया था, उसमें मेरे पास ये था कि 10 टर्मिनल्स थे, बस का था, ठीक है। आप इस तरह की चीज़ भी बना सकते हैं कि आपके पास इस सिस्टम में डेटाबेस है और ये सारे सिस्टम्स इस सिस्टम को नेटवर्क पे आके कनेक्ट हो रहे हैं और काम कर रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने क्लाइंट सॉफ्टवेयर बना दिया और एक सर्वर सॉफ्टवेयर बना दिया और ये सारे इसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये उनको रिस्पांस दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर। हमारी कोशिश होगी ये चीज़ें हम सीख लें। इसके अलावा जितना वेब का काम है, मिसाल के तौर पे एक यूज़र है ब्राउज़र से एक्सेस करता है इस वेब सर्वर को, और वेब सर्वर डायनामिकली जो काम PHP वगैरह पे करता है उसके लिए भी हमारे पास जावा इंटरप्राइज है, जिसके थ्रू हम इसके अंदर मुख्तलिफ डायनामिक कंटेंट डाल देते हैं जिसकी बेस पे ये काम करे। तो इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। API सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम API यूज़ करने सीखेंगे भी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको दे दिया। इसको आपने करना क्या है, आपको जो जावा है उसका, इसको हम बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है, JDK फॉर शॉर्ट, जावा डेवलपमेंट किट, ये आपको डाउनलोड करनी होती है। या बाज़ जगहों पे आप ये नाम देखेंगे JSDK, इसका मतलब है जावा स्टैंडर्ड डेवलपमेंट किट, ठीक है। फिर आप कहीं पे नाम सुनेंगे JEE, ये इसको बोलते हैं जावा इंटरप्राइज एडिशन, ये वेब के लिए होता है, ठीक है। लेकिन इन सब के अंदर जो बेसिक्स हैं वो सारे सेम है, जावा के बेसिक्स हैं। उसके बाद जाके आप फिर एडवांस API डिफरेंट चीज़ों की यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी जावा अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड है तो इस जावा की बेस पे आप एंड्रॉयड में भी काम कर सकते हैं। कॉटलिन को भी आपको समझना बहुत आसान हो जाता है। और जावा के अंदर मैं जैसे स्टूडेंट्स को सिखाता भी हूँ कि आपने जावा के अंदर एक प्रोग्राम बना दिया और एक कॉटलिन का बना दिया तो आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका आधा प्रोग्राम जावा में हो, आधा कॉटलिन में हो, ये भी कर सकते हैं। एनीवेज, आप लोगों ने आना है नेट पे डाउनलोड जावा JDK, ये आपके पास ऑरिकल की साइट पे आ जाएगी। पहले ये सन माइक्रो सिस्टम के साथ था, अब ये ऑरिकल वालों ने ले लिया है। इसमें आप आ जाएंगे और यहाँ पे अपने लिए विंडोज़ का वर्जन लेंगे और यहाँ पे 64 बिट वर्जन मेरे पास पड़े हैं, उसमें से आप अपने लिए कोई भी डाउनलोड कर लें, ठीक है। मेरे पास डाउनलोड हुआ है, इंस्टॉल हुआ है। इसको आप डाउनलोड करेंगे और वही जिस तरह डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करते हैं ये इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपके पास हार्ड ड्राइव में कहाँ इंस्टॉल है। मसलन मेरे पास यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा का फोल्डर है, इसके अंदर मेरे पास JDK 17 इंस्टॉल्ड है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होता है, ठीक है। इसमें हमारा काम सारा फ़िलहाल बिन के साथ है। जब आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, इस बिन के अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। मिसाल के तौर पे ये जावा XE जो है ये जावा वर्चुअल मशीन है बेसिकली, और इसके अंदर हमारे पास जावा C जो है ये इसका कंपाइलर है। मैं आज आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करना सिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आप किसी जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पे आपके पास ID नहीं है तो आप काम कैसे करेंगे, ठीक है। और आपकी ख्वाहिश विजुअल स्टूडियो वाली भी पूरी कर लेंगे। इसमें प्रोग्राम हम विजुअल स्टूडियो में बना लेंगे और कंपाइल हम फिर टर्मिनल में करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं पाथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका नहीं पता। हाँ, एनवायरनमेंट वेरिएबल क्लियर है आप लोगों को? एनवायरनमेंट वेरिएबल सबको नहीं है? देखिए, होता ये है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वेरिएबल होता है जिसको हम बोलते हैं पाथ। अगर आप यहाँ पे लिखें पाथ तो आपको बता देगा मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स, मतलब C प्रोग्राम फाइल्स, कॉमन, ऑरिकल, जावा पाथ, ठीक है। इस तरह डिफरेंट इन्होंने पाथ बता दी। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे इमरान लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये क्या करते हैं, ये पहले इस फोल्डर में देखते हैं कि इमरान नाम का कोई प्रोग्राम मौजूद है नहीं,
फिर जाके इन सब फोल्डर्स में जाके चेक करते हैं, ठीक है। तो ये इनका पाथ होते हैं। तो आपके पास आपने आके यहाँ पे जब इंस्टॉल कर लें, आप जावा लिख के देखें, अगर आपके पास ये चीज़ आ गई इसका मतलब है आपके पास जावा इंस्टॉल्ड है। वरना आपने इधर से जावा का बिन का फोल्डर नहीं है, ये वाला पूरा पाथ कॉपी करना है और यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके इधर पाथ में नीचे यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर लें, बस आपका पाथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो गया। जब आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो गया, फिर आप जब इसको क्लोज करके दोबारा CMD करेंगे तो आपके पास ये आ गया। अब आपका वो सेट हो गया। अब आप जावा लिखेंगे तो आपका जावा यहाँ पे इस तरह से कमांड चलनी चाहिए। अच्छा, ये CLS से मैंने स्क्रीन क्लियर की। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यूजुअली अपना कोड CD डबल डॉट का मतलब ये है कि अभी मैं C ड्राइव में बैठा हूँ, उसमें एक फ़ोल्डर है यूज़र्स का, उसमें एक फ़ोल्डर है। तो इसको मैं जब 2 डॉट करूँगा तो ये इमरान से निकल के मेरा प्रॉम्प्ट आ जाएगा इस फोल्डर में। इससे मैं निकलता हूँ C में आ गया। मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है कोड का, जिसमें मेरे कोड्स पड़े होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जावा मौजूद है। अगर आपको नया फ़ोल्डर बनाना है, कमांड आती है mkdir, ठीक है। और इधर मैं लिख लेता हूँ BSCS4। तो इसका मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया है, इसमें मैं आप लोगों के प्रोग्राम देखूंगा। इधर मैं कह देता हूँ आप CD BSC और टैब का बटन दबाया, इसने कंप्लीट किया, मैं इस पे आ गया। इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है। 0 बाइट्स ऑफ डेटा है। क्लियर है? हम इधर स्क्रीन को क्लियर करते हैं, हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं और इसके अंदर हम आके एक नई फाइल बनाते हैं, ठीक है। सॉरी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं यहाँ पे आके फ़ोल्डर ओपन करूँगा, ठीक है। फ़ोल्डर ओपन करता हूँ, मेरे पास कोड के अंदर BSCS4 का फ़ोल्डर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास आ गया। बातें नहीं करेंगे, अच्छा आवाज़ मुझे किसी की ना आए। इधर हम कह देते हैं ट्रस्ट द ऑथर। अब हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं, ठीक है। बल्कि हम यहाँ पे आके इस तरह कर लेते हैं न्यू फाइल, और फाइल का नाम मैं रख देता हूँ लेट्स सपोज lecture1.java। क्लियर है? इस फाइल के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, इस फाइल के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे dir करके देखूँ, बल्कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं, व्यू टर्मिनल, तो ये उसी फोल्डर में पड़ा हूँ और मैं dir करता हूँ तो मेरे पास अब एक फाइल आ गई है, ठीक है। दोबारा से करते हैं। तो हमारे पास lecture1java नाम की एक फाइल आ गई है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब याद रहे कि जावा के अंदर हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो होती है क्लास। नज़र आ रहा है आपको वहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है। क्लास, और क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ, लेट सपोज क्लास का नाम मैं रख देता हूँ कार। क्या नाम मैंने रख दिया? क्लियर है? मेरी फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और क्लास बना देता हूँ। पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ कंपाइल करता हूँ। यहाँ से हम बंद कर लेते हैं ताकि वो बड़ी विंडो है उसमें नज़र आए, ठीक है। वाइट है, इसको मैं इस तरह साइड पे ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साथ साथ नज़र आ रहा होगा। इधर आप कंट्रोल B दबाएं तो ये विंडो बंद हो जाती है, ठीक है, ये साइड वाली, या आप इसको क्लिक कर दें तो हमारे पास यहाँ कोड नज़र आ रहा है। अभी मैं करता हूँ, इधर इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक कि हमें कोड भी नज़र आ रहा और ये भी नज़र आ रहा, ठीक है। ये मेरे पास फाइल पड़ी है यहाँ पे lecture1.java, ठीक है। हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल के लिए कमांड है जावा सी। जब मैं जावा सी लिखूंगा तो जो मैंने पाथ में जगह दिया वहाँ से जावा सी की कमांड उठाएगा। उसके बाद मैं इस फाइल का नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? lecture1.java। तो lecture1.java,
या मैंने गलत नाम फाइल का लिखा था, ये lecture1.java है। जब मैं इसको एंटर करता हूँ, इसने फाइल कंपाइल कर लिया। अब गौर से देखें, जब फाइल कंपाइल हुई है तो इसकी एग्जी फाइल नहीं बनती हमारे पास, इसने वर्चुअल मशीन पे चलना होता है, उसको हम बोलते हैं बाइट कोड। अब देखते हैं इसने lecture1 से क्या चीज़ बना के दी है। lecture1 से उसने मुझे बना के दिए क्या, car.class। ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ फिर से, डॉट क्लास फाइल को डिलीट करो, सॉरी जितनी भी डॉट, मैंने उसको डिलीट कर दिया। इसका मतलब ये है कि मेरी फाइल का जो नाम है, इस नाम की एग्जी फाइल नहीं बनेगी। एग्जी फाइल जो है एग्जीक्यूटेबल बाइट कोड, वो बनेगा हमारे पास जिस नाम की क्लास मौजूद है। अब अगर मैं इसमें ये लिख देता हूँ क्लास कार, क्लास मोटर कार, कोई भी, ठीक है, क्लास स्पोर्ट्स कार, मैंने 3 क्लासेस बना दी। इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, जावा सी। और आपने, ये बहुत सेंसिटिव है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में, ठीक है, तो ये LECT नाम है, ठीक है, LEC जावा, ठीक है। इसको हमने कंपाइल किया। अब हम देखते हैं इसके अंदर कितनी फाइल्स बनी। कार की अपनी फाइल बनी, मोटर कार की अपनी फाइल बनी, स्पोर्ट्स कार की। अब इनमें रन कौन सी होगी? रन वो होगी जिसके अंदर वॉइड मेन होगा, बाकी रन नहीं हो सकती, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. एक आखिरी चीज, आपके पास इसके अंदर 100 क्लासेस हुई तो ये 100 क्लासेस बना के देगा आपको, ये भी क्लियर है। लेकिन अगर आपके पास किसी एक क्लास के साथ लिखा हुआ है पब्लिक, अब देखिए होता क्या है, किस क्लास के साथ लिखा है पब्लिक? मोटर कार। मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ, मैसेज को गौर से पढ़ें। क्लास मोटर कार इज पब्लिक एंड शुड बी डिक्लेयर इन अ फाइल नेम मोटर कार। आपकी फाइल का नाम सेम होना चाहिए उस क्लास के साथ अगर आपके पास कोई पब्लिक क्लास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर कोई पब्लिक क्लास होनी चाहिए तो उसका नाम सेम हो जो इसका नाम है, ठीक है। तो मैं ऐसे कर लेता हूं, यहां पे बना देता हूं lecture1 क्लास LECT होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह होगी क्लास lecture1। अब अगर मैं इसके साथ पब्लिक लिखूंगा तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। रूल नंबर 2, ये देखिए इसने सारों की क्लासेस बना दी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। रूल नंबर 2, इस फाइल के अंदर आपके पास 1000 क्लासेस हों, पब्लिक क्लास एक ही होगी एक फाइल के अंदर, क्योंकि उसका और इसका नाम सेम होगा। मल्टीपल पब्लिक एक क्लास में आप एक फाइल में नहीं बना सकते, अलग-अलग में बनाते हैं। इसीलिए यूजुअली जब इस टाइप के आपके पास इंटरफेसेस होते हैं तो आप देखिए इस पे अलग-अलग क्लासेस की फाइल्स मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो वो फिर आप अलग-अलग बनाते हैं, फिर इसमें मैं आपको जब काम करना सिखाऊंगा तो वो फिर आप देखेंगे कि कैसे होता है। तो आप लोग आज घरों में जाएं और इसको, बस आज के लिए काफ़ी है। कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। जी, वो डाउनलोड किया है चीज करने को, एनवायरनमेंट किस तरह? जावा जो है ना, आप इस साइट पे जाके इसमें से अपने लिए जो भी आपका आर्किटेक्चर इसके साथ बराबर हो रहा है। पाथ वेरिएबल की बात कर रहे हैं? नो सर, जीरो एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट वेरिएबल जो हम JDK, वो ये था ना, ये देखें यहाँ पे हम आए हैं, इधर ये डाउनलोड जावा JDK, इसको आप सर्च करेंगे तो ये आपके पास फाइल आएगी, इसमें आप चले जाएं, यहाँ पे अपने लिए विंडोज़ का वर्जन डाउनलोड कर लें, ठीक है। जोन सा भी मैं JDK 17 चाह रहा हूँ और इसका विंडोज़ का वर्जन मैं अपने लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। ये 64 इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेते हैं, जो भी है उससे आपका क्लास को प्राइवेट करें तो क्या होगा? अभी उसके ऊपर बाद में बात करें, ठीक है। अच्छा चलें, बस इतना काफ़ी आज के लिए।